हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक की बात करने वाले हैं। आज हम लोग मैट्रिसेस टॉपिक से शुरुआत करेंगे। अभी हम लोगों ने पिछले क्लासेस में डिटरमिनेंट टॉपिक कंप्लीट किया था। डिटरमिनेंट का जो सॉल्व करने के तरीके थे, कुछ प्रॉपर्टीज़ डिटरमिनेंट की हम लोग मैट्रिसेस में भी यूज़ करेंगे। तो ये हमारे जो टॉपिक है मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट दोनों ही जेई पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब मेन और एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ एकेडमिक के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसका जो बेसिक पार्ट है वो हम लोग एकेडमिक के हिसाब से करेंगे, जिससे कि हमारा 12th का पोर्शन भी स्ट्रांग हो जाए। साथ ही साथ उसमें आगे के लेक्चर जो होंगे वो हमारे मेंस और एडवांस के लिए होंगे, है ना। तो हमारे जो टॉपिक है वो है मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस होता क्या है, सबसे पहले तो हम लोग बात ये करते हैं कि मैट्रिसेस और डिफरेंशिएशन में मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट में डिफरेंस क्या है ना। तो सबसे आप ये इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि डिटरमिनेंट को हम लोग सॉल्व करके उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब डिटरमिनेंट जो हमारा होता है पूरा सॉल्व करते हैं और इसका एक नंबर आंसर में आपको एक नंबर मिलता है, लेकिन मैट्रिसेस को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। पहला आपका ये बड़ा डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि हम लोग डिटरमिनेंट के ऑर्डर को ये बोलते हैं कि उसके पास नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा कैसे होंगे, इक्वल होने चाहिए। मतलब उसका ऑर्डर जो होगा वो या तो 2x2 होगा या 3x3 होगा। बट मैट्रिसेस में ऑर्डर जो होगा वो नंबर ऑफ रो अलग अलग भी हो सकते हैं। मतलब अगर उसके पास 2 रो और 1 कॉलम है तो भी मैट्रिसेस मानी जाएगी, 1 रो 1 कॉलम है तो भी मैट्रिसेस होगी, 3 रो 3 कॉलम है तो भी मैट्रिसेस होगी, अगर 2 रो और 3 कॉलम है तो भी मैट्रिसेस होगी। तो मतलब आपका सेकंड पॉइंट ये हो गया कि डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ रो एंड कॉलम बराबर होने चाहिए थे, बट मैट्रिसेस में ऐसा ज़रूरी नहीं है, नंबर ऑफ रो और कॉलम डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये दो बड़े डिफरेंस हैं डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस में। अब हम बात करते हैं कि मैट्रिसेस होती क्या है। अगर हमारे पास में कुछ एलिमेंट दे रखे हैं, अगर उन एलिमेंट्स को हम लोग कुछ रो और कॉलम के फॉर्म में अरेंज करते हैं तो हमारा ये जो मिलेगा, अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास में, जैसे कि मैंने यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास में m × n नंबर्स हैं, मतलब ये टोटल नंबर्स हैं, अगर हम इन नंबर्स को एक नए फॉर्म में लिखते हैं जिसमें से m हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, मतलब रो में लिखते हैं, m नंबर को रो में लिखते हैं, बाकी जो बचे हुए n नंबर्स हैं उनको वर्टिकल फॉर्म में लिखते हैं, वर्टिकल लाइंस के फॉर्म में लिखते हैं। तो हम लोग ये बोलेंगे कि रो × कॉलम के जो नंबर्स होंगे ये इसका ऑर्डर हो जाएगा और इसी को बोलते हैं m × n ऑर्डर मैट्रिसेस। तो मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, अ सेट ऑफ m × n नंबर्स विच आर रियल और कॉम्प्लेक्स। वो रियल भी हो सकते हैं या कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ m हॉरिजॉन्टल लाइंस जिसको हम लोग रो बोलते हैं, एंड n वर्टिकल लाइंस इज कॉल्ड कॉलम इज कॉल्ड m × n मैट्रिसेस। मतलब ये हो गया एग्जाम्पल में कि अगर हमारे पास में 6 एलिमेंट दे रखे हैं, अगर हमसे कहा जाए कि हम लोग इसको कितने तरीके से मैट्रिसेस बना सकते हैं, कितने ऑर्डर की मैट्रिसेस बना सकते हैं, तो आपको ये देखोगे कि आप इन 6 नंबर को 2 × 3 के फॉर्म में लिख सकते हो, 3 × 2 के फॉर्म में लिख सकते हो, है ना, 1 × 6 के फॉर्म में लिख सकते हो, 6 × 1 के फॉर्म में लिख सकते हो। तो कुल मिला के हम ये बोलेंगे 6 एलिमेंट दे रखे हैं तो उससे हम इन ऑर्डर्स की मैट्रिसेस को फॉर्म करेंगे। ये क्या फॉर्म करोगे, कैसे फॉर्म करोगे, अभी हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे। अभी तो मैंने आपको ये बताया कि अगर आपके पास में m × n एलिमेंट हैं, अगर उन एलिमेंट्स में से हम m रो बना देते हैं, n उसका कॉलम बनाते हैं, तो जो हमें मैट्रिसेस मिलती है उसका ऑर्डर m × n होता है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब बात ये आती है कि इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस हमारा क्या होता है। तो अब इसका अगला पार्ट आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ऑर्डर इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर हम लोग इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सारे पार्ट करेंगे तो हमारे लिए उसमें ऑर्डर ही इसमें काम आएगा। तो ऑर्डर के लिए आपको ध्यान रखना है कि ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ रो, ये हम लोगों ने पहले डिटरमिनेंट में भी किया हुआ है, इनटू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, ये उसका ऑर्डर बोला जाता है मैट्रिसेस का, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं कि पहले रो लिखे जाते हैं इनटू कॉलम लिखे जाते हैं, ये इसका ऑर्डर हो जाता है। अब ये होता है कि हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक तो ये वाला ब्रैकेट यूज़ करते हैं,
ये हमारा सिंबल जो है वो मैट्रिक्स का सिंबल होता है। डिटरमिनेंट का सिंबल क्या होता था, 2 लाइंस पैरेलल, है ना। यहाँ पे डिटरमिनेंट का सिंबल आपका ये बड़ा वाला ब्रैकेट बन जाता है, या आपको इस वाले फॉर्म में लिखना होगा, ये भी हमारा मैट्रिक्स का सिंबल होता है। और कई सारे आपको देखोगे जो बहुत रेयर आपको मिलेगा, एक ये सिंबल भी होता है कि 2 लाइन से आपको यहाँ पे 2 लाइन इधर बनानी है, तो ये भी एक मैट्रिक्स का सिंबल होता है जो बहुत कम देखने को मिलता है। आपको जो ज़्यादा यूज़ करने हैं वो ये और ये 2 सिंबल यूज़ करने हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया कि हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। मैट्रिक्स का ऑर्डर मतलब हो गया कि रो के नंबर्स और कॉलम के नंबर, सिंबल उसके क्या होंगे ये आपको पता चल गया सिंबल, ठीक है। अब हम जो क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर रहे थे उसको हम क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर हमारे पास ये दिया हुआ है, इफ़ वी हैव 6 एलिमेंट, हाउ मैनी मैट्रिसेस we form of different order, ठीक है। ये हमारा एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास में 6 एलिमेंट हैं तो हम कितने तरीके की मैट्रिसेस बना सकते हैं अलग अलग ऑर्डर की। तो मैंने आपको बात किया, आपको हमेशा ये देखना है कि आपके पास 6 एलिमेंट है तो इनको हम लोगों को 2 नेचुरल नंबर में ब्रेक करना है जिनका प्रोडक्ट हमेशा 6 आना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से नंबर पॉसिबल होंगे, तो आपने बोला सर एक 1 × 6 होगा, ठीक है, एक बनेगा 6 × 1, है ना, एक बनेगा 3 × 2, एक बनेगा 2 × 3। मतलब 1 × 6 का मतलब हो गया एक रो होगा और इसमें 6 कॉलम होंगे, ठीक है। तो अगर हम एक रो बनाएंगे और 6 कॉलम बनाएंगे तो कैसा बनेगा, तो आप देख सकते हो अगर हमारे पास एलिमेंट मान लेते हैं, ये एलिमेंट ABCDEF होता, ये एलिमेंट होते हैं हमारे पास में। तो अगर हमें इससे मैट्रिक्स बनानी होती 1/6 ऑर्डर की, तो एक रो 6 कॉलम बनते ABCDEF, ये आपकी पहली मैट्रिक्स बनेगी जिसका ऑर्डर 1/6 हो गया। एक बनेगा 6/1 ऑर्डर का, मतलब 6 तो उसमें रो होंगे, एक कॉलम, तो इसका आंसर हो जाएगा ABCDEF, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक 3/2 का बनेगा, मतलब 3 उसमें रो होंगे, 2 कॉलम होंगे, तो ठीक है, 3 रो, तो ABCDEF, ये आपका 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। और एक बनेगा जिसमें 2/3, मतलब 2 रो और 3 कॉलम होंगे, तो 2 रो मतलब हो जाएगा ABC और एक DEF, ये आपका बन जाएगा 2/3 ऑर्डर का, ठीक है। तो हम लोग ये बोलेंगे अगर हमारे पास 6 एलिमेंट दिए हैं और उन एलिमेंट के अगर नाम दे रखे हैं तो इससे कितने मैट्रिसेस फॉर्म हो सकती हैं, तो 4 मैट्रिसेस फॉर्म होंगी। वो कौन कौन सी मैट्रिसेस होंगी, तो आपने लिख दिया इस ऑर्डर की मैट्रिक्स होंगी और उसको बनाने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा। अब आप इसमें ये जो एलिमेंट्स हैं वो आगे पीछे कर सकते हो, A के बाद B लिखो, B से C लिखो, उससे आंसर में नंबर इसके 4 ही रहेंगे, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका पहला पार्ट आता है, इसमें पहला क्वेश्चन बनता है कि हमारे पास जो एलिमेंट होंगे उनसे हम लोग कैसे इसके मैट्रिक्स को फॉर्म करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। दूसरा हमारा एक क्वेश्चन आता है इस पे कि आपको फिर से वही क्वेश्चन आएगा कि आपको मैट्रिक्स को फॉर्म करना पड़ेगा जिसमें आपको रो और कॉलम के लिए आपको एक फॉर्मूला दिया होगा। क्वेश्चन इस टाइप का होगा, फॉर्म अ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/2 with element AIJ बराबर I + J/2। इस तरीके से आपको एक फॉर्मूला लिखा होगा कि AIJ मतलब आपसे कहा जाएगा एक मैट्रिक्स आपको फॉर्म करनी है 2/2 ऑर्डर की जिसके एलिमेंट हैं AIJ और उसके लिए फॉर्मूला दे रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम लोग ये करेंगे कि सबसे पहले आपको एलिमेंट है AIJ, तो ऑर्डर हमें लेना है 2/2, तो आपने लिखा ये 2/2 ऑर्डर हो गया। मतलब यहाँ पे आएगा A11, यहाँ आएगा A12, यहाँ आएगा A21 और यहाँ आएगा A22।
तो आपको याद होगा ये चीज़ हम लोगों ने पहले डिटरमिनेंट में भी किया हुआ है, तो हमारे लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं है ना। तो ये आपको मालूम है। अब इसकी वैल्यू जो a11 की वैल्यू है उसको निकालने के लिए आप उस फॉर्मूले का यूज़ करोगे। तो आप लिखोगे यहाँ पे ai क्रॉस जे जो है वो आपको दे रखा है i प्लस जे अपॉन 2। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे a11 मतलब हो गया i को भी 1 रखना है और j को भी 1 रखना है। तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 मतलब 1 आंसर आ जाएगा। अगला आ जाएगा a12 मतलब हो गया i की जगह 1 रखना है और j की जगह पे 2 पुट करना है। तो क्या बन जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन 2 मतलब 3/2। अगला बन जाएगा a21 का मतलब क्या हो गया कि आपको i को 2 रखना है और j को 1 रखना है। तो आंसर आएगा 3/2। और लास्ट में आएगा a22 मतलब i और j दोनों को 2 रखना है। तो आंसर बन जाएगा 2। अब ये जो सारी वैल्यूज़ हैं इसको इसमें फिल कर दोगे तो आपका आंसर बनेगा यहाँ पे। आंसर के हिसाब से a11 की वैल्यू कितनी है 1, तो ये 1 हो गया। a12 कितना है 3/2, तो ये 3/2 हो गया। a21 भी 3/2 तो वो 3/2 लिख दिया और ये 2 ये आपकी मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, तो आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन मिलेंगे, आसान क्वेश्चन होते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आप आसानी से इनको जो भी फॉर्मूला यहाँ पे aij का दिया हो उसको यूज़ करके आप ये सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। अब हो सकता है यहाँ पे आपको फॉर्मूले में i इंटू जे अपॉन 2 दिया हो, तो i और j की जो वैल्यूज़ आएंगी उनको मल्टीप्लाई करना होगा। हो सकता है आपको i अपॉन j दिया हो, है ना, ऐसा दिया हो यहाँ पे aij इक्वल टू i अपॉन j। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी नंबर i और j की जगह पे रखना है, i ऊपर रखना, j नीचे रखना, सॉल्व करना, वो नंबर आएगा। तो ये फॉर्मूला कैसा भी हो सकता है आपको ऐसा दिया हो aij इक्वल टू -1 पावर i इंटू j इंटू आई अपॉन जे, ऐसा दिया हो। तो आपको आई और जे की वैल्यू इधर भी पुट करनी है, इधर भी पुट करनी है। तो वो जैसा भी रिजल्ट दिया हो उसमें पुट करना। जिस ऑर्डर का बनाने को बोला जाए मैट्रिक्स, उस ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए पहले फॉर्म कर लेना कि भाई ये एलिमेंट इस पोजीशन पे आएंगे, फिर उसकी वैल्यू निकाल के वहाँ वापस पुट कर लेना। उससे आप मैट्रिक्स को आसानी से बना लोगे। ठीक है, तो ये हमारा ये एक पार्ट हो गया। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं इसमें टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस। तो इसमें काफ़ी डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स होती हैं, उनके नाम हो गए स्पेशली वहाँ पे आपको, जिससे कि आप आसानी से उनको पता कर सको कि कौन सी मैट्रिक्स को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला पार्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में। सबसे पहला पार्ट है हमारा नल मैट्रिक्स, और इसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। तो नाम से ही पता चल रहा है नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा। इसका मतलब कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों, ठीक है, मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों उसको हम लोग नल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ऑल एलिमेंट आर जीरो, बस सिंपल सा आप याद रखो। जैसे कि एग्जांपल में आपको दे रखा है मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स बना दी 0 0 0 0 0 0। इस मैट्रिक्स में आपको दिख रहे हैं सारे एलिमेंट कैसे हैं, 0 0 है। इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, आपको ऑर्डर को बार बार फोकस करना है। ऑर्डर इसका होता है रो इंटू कॉलम, आपको यहाँ लिखना होता है रो इंटू कॉलम। कितने रो हैं इसके पास, 2 रो हैं, और कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है ना। हॉरिजॉन्टल लाइंस को रो बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/2 रो हैं तो 2/3, ये इसका ऑर्डर है। तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर मैट्रिक्स में बहुत आपको ध्यान रखना है कि ऑर्डर क्या है, ये आप हमेशा समझते चलना। दूसरा इसमें आपका जो टाइप आता है वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब हो जाता है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास केवल एक रो हो, मैट्रिक्स जिसके पास एक मैट्रिक्स है। तो आप लिख देना यहाँ पे मैट्रिक्स विच हैव ओनली 1 रो। तो जैसे एग्जांपल में आपको दिया है 1 2 3 4, तो इस मैट्रिक्स के पास केवल एक रो है, और कॉलम कितने भी हो सकते हैं, कॉलम का कोई उसमें फिक्स नहीं है, रो बस एक होनी चाहिए, कॉलम कितने भी हो। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसके पास एक रो है 4 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा 1 क्रॉस 4, ये इसका रो मैट्रिक्स हो गया। अब अगला थर्ड पार्ट आता है इसमें कॉलम मैट्रिक्स।
तो इसमें भी आपको आइडिया लग रहा है नाम से ही, कॉलम मैट्रिक्स मतलब वो ये हो गया कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास केवल एक कॉलम हो, है ना, मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। अब इसका मतलब एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि अगर केवल एक कॉलम हो तो ए बी सी, ये हमने एक मैट्रिक्स बना दी। इसके पास एक कॉलम है, नंबर ऑफ रो कितनी भी हो सकती है, फिलहाल इसके पास कितनी रो हैं, 3 रो हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, पहले रो लिखना पड़ता है फिर कॉलम लिखना पड़ता है, 3 रो है और 1 कॉलम है, तो ये इसका ऑर्डर हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, रो मैट्रिक्स वो होता है जिसके पास एक रो होती है, कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसके पास एक कॉलम होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें ये आप पहले समझ लो, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे डिस्कस करते चलो साथ ही साथ, हमारे हिसाब से समझ में आ गया होगा। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो नाम से आपको पता चल रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास रो और कॉलम बराबर नंबर में हो, जितने रो हो उतने ही कॉलम हो। तो आपने लिखना है इसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में अगर आपको दिया हुआ है ए बी सी डी, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2/2, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक एग्जांपल और लेके चलते हैं हम लोग कि एक आपको दिया है ए बी सी एक्स वाई जेड और पी क्यू आर, तो आपको दिख रहा है इसके ऑर्डर क्या है 3/3 है। तो ये हमारे दोनों ही एग्जांपल स्क्वायर मैट्रिक्स के। तो स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 फॉर्म का भी हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 फॉर्म का भी हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स 4/4 फॉर्म का भी हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स 1/1 फॉर्म का भी हो सकता है। 1/1 का मतलब होता है जिसके पास केवल एक एलिमेंट हो, ऐसा लिखा हो तो ये 1/1 होता है, ठीक है। तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही काउंट किया जाता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखो कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो हो गया जिसके पास में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। अब इसके बाद अगला जो आता है हमारा वो है डायगोनल मैट्रिक्स। 5th पॉइंट है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर होना कंपलसरी है। तो आप लिखोगे यहाँ पे इफ कैपिटल ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर होना कंपलसरी है, इफ कैपिटल ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होने के बाद तो डायगोनल का मतलब क्या बनता है कि अगर किसी मैट्रिक्स में, जैसे मान लो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लें, तो डायगोनल को छोड़ के, डायगोनल हमारे क्या लिखे हुए हैं ए बी सी लिख दिया, डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जो है इसके 0 हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं ये डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स है। तो आपको दिख रहा है इसमें डायगोनल को अगर हम छोड़ देते हैं, डायगोनल में हमारे ए बी सी हैं, बाकी सारे एलिमेंट ऊपर नीचे 0 हैं, तो आपको ध्यान ये रखना है कि डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट अगर 0 हों तो उसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि डायगोनल एलिमेंट में एक आध एलिमेंट इसमें 0 हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं, तब भी वो डायगोनल बोला जाएगा। जैसे अगर बी 0 है तो भी वो डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा। तो डायगोनल मतलब आप सीधे ध्यान रखो कि ऊपर से नीचे की तरफ जो आपको एलिमेंट हैं वो होने चाहिए और बाकी ऊपर और नीचे के सारे एलिमेंट 0 हों तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप डायगोनल मैट्रिक्स याद रखो, एक ये आपका पार्ट हो गया। इसके बाद आता है इसमें 6 पार्ट है स्केलर मैट्रिक्स। सिक्स पार्ट आता है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब इसमें बन जाएगा कि अगर, ये भी आपको ध्यान रखना है कि स्क्वायर होना चाहिए, है ना। इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर होना कंपलसरी है। साथ ही साथ इसमें ऑल एलिमेंट ऑफ डायगोनल आर इक्वल, ये भी जरूरी है। तो आपको ध्यान रखना कि ऐसी मैट्रिक्स 3/3 एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें अगर हमारे पास में डायगोनल के एलिमेंट अगर इक्वल हो, इस मैट्रिक्स में आप देख रहे हो कि जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो यहाँ पे इक्वल है,
तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स हो या हमारा ये डायगोनल मैट्रिक्स हो, पहले तो स्क्वायर होना कंपलसरी है, ठीक है। आप इतना ध्यान रखना कि इसमें नंबर डिफरेंट होते हैं तो वो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर नंबर इक्वल है तो उसका स्पेशल नाम हो जाता है, वो भी बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन उसका एक स्पेशल नाम हो जाता है कि अगर नंबर एलिमेंट इक्वल है तो उसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपका ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपका एक 6 टाइप का मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल के एलिमेंट हमेशा इक्वल होते हैं। इसके बाद अगला हमारा जो आता है 7 नंबर, वो आता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इसके लिए भी आपको ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स को स्क्वायर होना कंपलसरी है। इफ कैपिटल ए मतलब इज स्क्वायर मैट्रिक्स, कैपिटल ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंटेड बाई आई, कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको ये याद रखना है, यूनिट मतलब होता है 1, तो इसका मतलब हो गया कि ऑल डायगोनल एलिमेंट, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। तो अगर हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि ये मैट्रिक्स हमारी 3×3 है जिसमें डायगोनल में तो 1 है, ठीक है, और डायगोनल को छोड़ के आपके सारे 0 होना ये कंपलसरी है, ये यहाँ सारे 0 होंगे, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है, ये 3 टाइप की मैट्रिक्स हैं, वो लगभग एक जैसी है। उसमें आपको ध्यान रखना है कि ये भी एक तरह से डायगोनल मैट्रिक्स का ही एग्जांपल है, बट इसमें स्पेशल नाम है कि अगर नंबर इक्वल होते हैं तो उसको स्केलर बोलते हैं, नंबर अलग अलग होते हैं तो स्केलर बोलेंगे, अगर नंबर अलग अलग हैं तो डायगोनल बोलेंगे, अगर नंबर इक्वल है तो स्केलर बोलेंगे, और नंबर अगर 1 1 1 है तो उसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, जो कि बहुत काम का है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए यहाँ पे ये ध्यान रखोगे कि आई इज यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो ऑर्डर 3 का मतलब हो जाता है I3 मतलब हो जाएगा ऑर्डर 3, मतलब इसके पास 3 कॉलम होंगे, मतलब 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए यहाँ पे, इसी लाइन को दोबारा से लिख देते हैं कि इफ़ I इज़ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, इफ़ I इज़ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर दिया हो तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे I2 का मतलब हो जाएगा उसका ऑर्डर 2×2 होगा, 2×2 का मतलब हो जाएगा उसके पास में 2 2 और 2 कॉलम है, तो 1 0 0 1 बनेगा, ठीक है। अगर आपसे I1 पूछा जाए कि 1 ऑर्डर है तो केवल आप 1 लिखोगे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर 4 ऑर्डर का होगा तो I4 पूछा जाएगा तो उसमें 4 कॉलम बनाने हैं, डायगोनल में आपको 1 1 1 लिखना है, ठीक है। तो ये आपका 7th टाइप का रिजल्ट हो जाता है जिसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसमें आता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, अगला 8th टाइप है। थोड़ा सा इसमें स्टार्टिंग में थ्योरी है, कुछ पॉइंट ये आपको सारे याद करने पड़ेंगे किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद करने हैं, इसलिए थोड़ा सा थ्योरी वाला पोर्शन है स्टार्टिंग में। तो 8th पॉइंट आता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा होने चाहिए नंबर ऑफ रो से। जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ रो कम होंगे, उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे इसको एग्जांपल से देखें तो हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ रो कम होने चाहिए तो ABCD लिख देते हैं, या XYZW लिख दिया। तो आपको दिख रहा है इसके पास 2 रो हैं और 4 कॉलम हैं, तो कॉलम ज़्यादा है रो कम है, तो इसका नाम हो जाता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, है ना। सिंपल है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है ना। थोड़े से आपको बस टर्म याद रखने हैं। इसके बाद आता है वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, वर्टिकल मैट्रिक्स।
वर्टिकल मैट्रिक्स। अब नाम से पता चल रहा है वर्टिकल मैट्रिक्स मतलब हो गया नंबर ऑफ रो जो होंगे वो ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ कॉलम से। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो इसको A इक्वल टू ABCDEF। तो इसमें आपको दिख रहा है कितने रो हैं, 3 रो हैं, 2 कॉलम हैं, तो 3/2 हो जाएगा, है ना। तो ये इसका ऑर्डर हो गया। इसमें नंबर ऑफ रो ज़्यादा है, कॉलम जो है कम है। इसके बाद कितने रो हैं, 3 रो हैं, कॉलम कितने हैं, 2 है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। इसके बाद आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको हम लोगों ने डिटरमिनेंट में भी किया था। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है कि अगर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, स्क्वायर होना कंपलसरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है ABC XYZ और PQR, ऐसा मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें अपर ट्रायंगुलर तब बोलते हैं जब हमारे पास में ये जो एलिमेंट है ये यहाँ पे 0 दिए हों, मतलब आपका ये पार्ट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा हो, नीचे वाले जो पार्ट हैं वो 0 हों, स्क्वायर होना कंपलसरी है। तो अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में ये 3 एलिमेंट 0 हो जाए और ऊपर के एलिमेंट दे रखे हैं तो इसको हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ये हम लोगों ने डिटरमिनेंट में भी किया हुआ था। आप ये भी कह सकते हो कि अगर 2/2 ऑर्डर का दिया हुआ है तो ABC और यहाँ 0, तो ऐसे ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो ऑर्डर 2/2 भी हो सकता है, ऑर्डर 3/3 भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है इसमें 11th है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नाम से पता चल रहा है कि ऐसा मैट्रिक्स, स्क्वायर तो होना कंपलसरी है, जिसमें कि नीचे की तरफ ट्रायंगल बन रहा होगा, ठीक है, ऊपर के एलिमेंट ये 0 हो जाएंगे, यहाँ पे इस टाइप का बन रहा होगा। तो आपको दिख रहा है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नीचे आपका ट्रायंगल बनेगा, ऊपर 0 होगा, इसमें 2/2 का भी हो सकता है और 3/3 का भी हो सकता है। तो ये अपर ट्रायंगुलर हो गया, इसमें ऊपर ट्रायंगल होता है, लोअर ट्रायंगुलर में नीचे ट्रायंगल होगा और बाकी एलिमेंट इसके 0 रहेंगे। तो ये हमारा लोअर ट्रायंगुलर हो गया। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। आपको याद होगा कि जब आपने डिटर्मिनेंट टॉपिक किया था तो उसमें 1-2 क्वेश्चन एक्सरसाइजेज में, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दिए हुए थे कि जिसमें कि पहली एक्सरसाइज में भी दिए थे, जिसमें कि मैट्रिक्स का साइन दिया था और डिटर्मिनेंट के लिए सॉल्व करना था। वही पार्ट है यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब ये हो गया कि अगर आपको ये कहा जाए कि मैट्रिक्स A इक्वल टू दिया हुआ है ABCD, ठीक है, और कहा जाए फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ A, या इसको लिखा जाता है डिटर्मिनेंट A, तो मतलब यहाँ पे ये होगा कि जब कभी भी आपको मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बनाने को बोला जाएगा तो आप ये ध्यान रखना कि वो मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होगी। अगर स्क्वायर फॉर्म में नहीं है तो उसका डिटर्मिनेंट फॉर्म बनेगा ही नहीं। तो आपको पहली चीज़ तो ध्यान रखना है कि जो भी मैट्रिक्स दिया होगा वो 2/2 या 3/3 की दी होगी। ठीक है, तो अगर इसका डिटर्मिनेंट बोलने को बोला जाता है तो आप क्या करोगे, ये जो सिंबल है इस सिंबल को हटा दोगे, उसकी जगह पे डिटरमिनेंट का सिंबल लगा दोगे। ठीक है, अब डिटरमिनेंट हो गया तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये माइनस ये मैट्रिक्स में हम लोग सॉल्व कर नहीं सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, AD माइनस BC। तो मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में एक बड़ा डिफरेंस होता है कि मैट्रिक्स को हम लोग सॉल्व करके एक नंबर में नहीं ले सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स को सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन डिटरमिनेंट को सॉल्व करके हम एक नंबर बना सकते हैं, है ना। तो इसका आप ध्यान रखोगे। यही पार्ट यहाँ पे डिटरमिनेंट के लिए बोला जाता है कि जब कभी भी मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट फॉर्म में बनाना है तो आपको उसके सिंबल को हटा के आपको डिटरमिनेंट में चेंज करना है। इसके बाद अगला पार्ट है इसमें अगला पार्ट आता है स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि मैंने आपको ये बताया था,
डिटर्मिनेंट में अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते थे तो क्या तरीका था कि वो नंबर किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता था, सारे रो या कॉलम में मल्टीप्लाई नहीं होता था, ठीक है। लेकिन मैट्रिक्स में अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी में जाके मल्टीप्लाई होगा, किसी एक रो या कॉलम में नहीं होगा, सब में ही मल्टीप्लाई होगा। यही आपको डिफरेंस है डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में। अगर हम आपसे कहते हैं ए इक्वल टू दिया हुआ है ABCD, ठीक है, और हमें मल्टीप्लाई करके लाना है 6A, तो हम लोग 6 को पहले बाहर लिखेंगे यहाँ पे, और बाहर लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, इस 6 को इन सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा 6A 6B 6C और 6D। लेकिन आपको याद होगा कि हम लोग डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं करते थे। डिटरमिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम के ही एलिमेंट को हम लोग उस नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है, पूरे नंबर से। तो आपको यही पार्ट इसमें बन जाता है कि अगर किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो आप पूरे सिस्टम को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब इस पर एक क्वेश्चन जो है, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, इस पे सॉल्व। चलो क्वेश्चन को हम थोड़ा देर में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम आपको एक प्रॉपर्टी और बता देते हैं कि अगर हम आपसे ये कहते हैं, ये अगर एक डिटरमिनेंट के फॉर्म में होता, मैं आपको एक प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स के लिए बता देता हूँ। हमने यह भी आपको बताया कि डिटरमिनेंट में अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो सभी रो या कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है ना। उसमें आप मैट्रिक्स में सभी में मल्टीप्लाई करोगे, डिटरमिनेंट में किसी एक रो या कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे। अगर मान लो आपको ये दिया हुआ है कि लैम्डा इंटू ए, ये डिटरमिनेंट दे रखा है, ठीक है, लैम्डा इंटू ए आपको एक डिटरमिनेंट दे रखा है। तो आप अगर डिटरमिनेंट को लैम्डा एक ए के फॉर्म में लिखते हो और लैम्डा इससे बाहर निकालते हो तो रिजल्ट क्या आएगा। तो आपको याद ये रखना है कि यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ, इफ़ ए इज़ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ये n ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें। यहाँ पे कई बार हम n लिख देते हैं, इसलिए लिख देते हैं an का मतलब होता है n इसका ऑर्डर है। तो अगर हम इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दें लैम्डा इंटू an, तो अगर आप इस लैम्डा को बाहर निकालोगे तो डिटरमिनेंट में अगर कोई नंबर बाहर निकालते हैं तो आपको मालूम है कि हम वो नंबर सभी रो या सभी कॉलम में से बाहर निकालते हैं, तो उसकी वजह से इसका आंसर लैम्डा की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा। तो ये आपकी एक बहुत काम की प्रॉपर्टी बन जाती है, तो इसको आप याद रखना। इसके क्वेश्चंस भी बनते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, है ना, तो इसका हम लोग यूज़ भी करेंगे। और जैसे कि मान लो एक हम क्वेश्चन लेके चलते हैं आपको, इफ़ कैपिटल ए इज़ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, ठीक है, एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2, फाइंड 3a, डिटरमिनेंट ऑफ 3a वैल्यू पूछा गया। तो आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व क्या करोगे, आप सबसे पहले लिखोगे 3a, a अगर लिखने के बाद में इसका ऑर्डर कितना है 3, इसका 3/3 ऑर्डर है, तो यहाँ 3 आएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 3 की पावर 3 और a बन जाएगा। जितना यहाँ पे n होगा वही उसकी पावर बन जाएगी, ठीक है। इसको लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा 27 इंटू इसकी वैल्यू 2 दे रखी है, तो आंसर आपको 54 मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है 54 मिलेगा। लेकिन कई बार क्या होते हैं, स्टूडेंट ऐसे कर देते हैं कि 3a का मतलब हो जाएगा कि 3 को बाहर किया और ये लिख दिया, तो आंसर 3 इंटू 2 कर देते हैं, जो कि आपका आंसर 6 मिलेगा। ये आपका प्रोसेस जो है ये एकदम गलत है, इसको आपको अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो नंबर अंदर लिखा होगा उसका ऑर्डर कितना है उतनी ही पावर लगा के तब आप इसको सॉल्व करोगे। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन जाता है। ये डिटरमिनेंट की सीट में भी क्वेश्चन आपने जब किए होंगे तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए थे, ठीक है, इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन दिए थे। तो एक्चुअल में क्या है कि डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स कंबाइंड टॉपिक है। कई आपको मैट्रिक्स में आप देखोगे कि डिटरमिनेंट का यूज़ काफ़ी जगह होता है ना, तो उसके हिसाब से हम लोगों को इसमें चलना है। इसके बाद में अगला पार्ट जो है वो है इक्वल मैट्रिसेस। अगर हमसे ये कहा जाए कि दो मैट्रिसेस हैं वो इक्वल हैं, तो दो मैट्रिसेस इक्वल तभी हो सकती हैं जब उनका ऑर्डर सेम होगा। पहली चीज़, उनका ऑर्डर सेम होगा। दूसरी चीज़, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वो भी सेम होने चाहिए,
अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे कि वो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हैं। जैसे कि हम लोग ये आपको हम स्टेटमेंट लिखा देते हैं, इफ़ ए एंड बी आर, इफ मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल, मतलब ये हो गया यहाँ पे कि ए मैट्रिक्स है ए बी सी डी और बी मैट्रिक्स है यहाँ पे एक्स वाई जेड डब्ल्यू। तो अगर ये इक्वल हैं तो इसका मतलब ये होता है कि पहला जो एलिमेंट होगा वो पहले एलिमेंट के इक्वल आएगा, मतलब ए बराबर एक्स मिलेगा। इसी टाइप से आपको बी को वाई के बराबर करना पड़ेगा, करिस्पॉन्डिंग पोजीशन इक्वल होंगी। सी जो होगा वो जेड के बराबर आना चाहिए, ठीक है, और लास्ट में जो डी है वो डब्ल्यू के बराबर होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इनका ऑर्डर कितना था 2/2 और इधर भी 2/2। तो दो चीज़ें मैंने आपको बताई कि ऑर्डर सेम होने के साथ साथ उनकी करिस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑफ एलिमेंट वो भी सेम होगी। यहाँ पे ऑर्डर 2/2 है तो वो तो इक्वल है ही, साथ ही साथ ए एक्स के बराबर है, बी वाई के बराबर है, सी जेड के बराबर है, डी डब्ल्यू के बराबर होगा। अगर ये बराबर है तो ही मैट्रिक्स इक्वल होंगे, अगर ये बराबर नहीं है तो मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे। इसको अगर हम और एग्जाम्पल से समझें तो इस पर आप कई अच्छे एग्जाम्पल आपको बताते हैं जिससे कि मन में एक दो जो कन्फ्यूज़न है वो भी दूर हो जाएंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है कि फाइंड एक्स वाई एंड जेड, फाइंड एक्स वाई एंड जेड इफ़ 2 3 जेड 4 इक्वल टू एक्स वाई 6 और 4। ये क्वेश्चन आपको दिया है कि दो मैट्रिक्स यहाँ दे रखे हैं इक्वल हैं और इनसे कहा गया एक्स वाई जेड निकालो। तो आप पहले ये देखोगे क्या इनका ऑर्डर सेम है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ऑर्डर सेम है। तो ये तो क्लियर हो गया कि इसका ऑर्डर सेम है। तो ऑर्डर सेम है तो फिर हम करिस्पॉन्डिंग पोजीशन देखेंगे। करिस्पॉन्डिंग पोजीशन में आपको दिख रहा है यहाँ 2 है तो यहाँ कितना x है, तो आपका पहला आंसर मिलेगा x = 2। फिर आप देख रहे हो यहाँ पे 3 है तो इसका पोजीशन पे y है तो y = हो जाएगा 3। इस पोजीशन पे आपको z दे रखा था और यहाँ 6 दे रखा है तो z = 6 हो गया। अब यहाँ आपने देखना है ये 4 है ये 4 है, यहाँ पे आपको दोनों जगह नंबर दे रखे हैं, वो नंबर इक्वल है इसलिए ये आंसर सही है, ठीक है। अब अगर यही क्वेश्चन दोबारा से अगर हम लेते हैं यहाँ पे और इस क्वेश्चन में दिखा होता 2 3 z और 4 और = में यहाँ लिखा होता x y और 6 और यहाँ दे देते 5। अब कहते हैं कि x y z की वैल्यू निकालो, तो आप अगर कंपेयर करोगे तो आप देखोगे 2 = x आना चाहिए था, 3 किसके बराबर आना चाहिए था y के बराबर, z किसके बराबर आना चाहिए 6 के बराबर, बट 4 जो है वो 5 के बराबर नहीं है। तो आप लिखोगे इसमें x y z आर नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इसमें करस्पॉन्डिंग पोजीशन इक्वल नहीं है। यहाँ 4 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया, ये किसी भी स्थिति में इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि इसमें x y z की वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर यहाँ 5 होता और इधर भी 5 होता तो आंसर हम लोग कैलकुलेट कर लेते। अगर इधर 4 है इधर भी 4 होता तो भी हम x y z की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते, ठीक है। तो ये आपका एक कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या होता है। अब अगर इसमें एक क्वेश्चन और लेके चलें, सॉल्व फॉर a एंड b, a + b, a - 2b 3 4 = 5 6 3 4। अब आप ये देख रहे हो कि ये दोनों का ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम होने के साथ साथ ये 3 है यहाँ भी 3 है, ये 4 है और यहाँ पे भी 4 है। तो करस्पॉन्डिंग पोजीशन नंबर्स की तो सेम है, इसलिए हम लोग अननोन वेरिएबल को इक्वल कर सकते हैं। तो a + b = कितना आएगा 5 और a - 2b कितना आएगा 6। अब आप इनको माइनस करो, तो माइनस करोगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बनेगा 3b = -1, b = -1/3, ठीक है। पहला आंसर आ गया। इसको हम लोग इसमें पुट कर लेते हैं, तो a - 1/3 = 5, तो a = 5 + 1/3, तो a आएगा 16/3, ठीक है। तो आपको दिख रहा है a और b दोनों की वैल्यू आसानी से यहाँ पे कैलकुलेट हो गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको अपनी बुक में मिलेंगे, उनको करेंगे, सॉल्व करके इसके आंसर कैलकुलेट करेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं इस पर। अगर हमें क्वेश्चन दिया होता
3x x प्लस वाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ लिखा होता हमारे पास में 3 7 6 और -3। अब कहा जाता है इसमें फाइंड x एंड y, तो आपको सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहला काम ये है कि इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 3x 6 3x प्लस 3y और ये आ जाएगा आपका -3, यहाँ से बराबर में आ जाएगा 3 7 6 और -3। अब आप देखो करस्पॉन्डिंग पोजीशन, ये और ये नंबर जो है ये इसके बराबर आ रहा है और ये वाला जो पार्ट है वो इसके बराबर आ रहा है, मतलब करस्पॉन्डिंग पोजीशन नंबर्स की सेम है, इसलिए अननोन पार्ट को भी कंपेयर कर लेंगे। 3x बराबर 3 के हो गया और 3x प्लस 3y बराबर 7, यानी कि x इक्वल टू 1, इसको रखेंगे 3 प्लस 3y इक्वल टू 7, 3y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4y3। तो एक आंसर ये बन गया, एक आंसर ये बन गया। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन इनके हम लोग आएंगे जो इक्वल मैट्रिसेस के, वो आसानी से हम लोग इस टाइप के सॉल्व कर पाएंगे और आपको दिख रहा होगा कि कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से करेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से ये बनते जाएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर में हम लोग इतना ही पोर्शन रखते हैं। इस लेक्चर के बाद का जो अगला पोर्शन आएगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।